हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोगों ने ऑप्टिक्स में जो हमारा फर्स्ट यूनिट थी व्यतिकरण, जिसमें हमने न्यूटन वलय, माइकलसन व्यतिकरण मापी और इन सब के बारे में पढ़ा था। अब हमारी जो यूनिट दूसरी है वो हम लोग इसमें शुरू कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 यूनिट्स इसमें हैं, जिसमें से फर्स्ट यूनिट व्यतिकरण और सेकंड यूनिट विवर्तन एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब लगभग कुछ कुछ जगह पे फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट में काम आएगी। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों यूनिट्स को साथ कराना जरूरी है। और थर्ड जो है वो ध्रुवणमापी के ऊपर होगी, वो थोड़ी सी अलग है, और फोर्थ जो है वो तरंगति के ऊपर होगी। ठीक है, तो हम लोग अभी कर रहे हैं कौन सी यूनिट? हम लोग अभी कर रहे हैं सेकंड यूनिट, और सेकंड यूनिट का नाम है हमारा विवर्तन। आप 12th में इसका थोड़ा बहुत रूप पढ़ के आए हो, ज्यादा नहीं। अब हम इसको यहाँ पे डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास इसी की डेफिनेशन देखते हैं, विवर्तन। देखिए, पढ़ के आए हो आप डेफिनेशन। विवर्तन क्या होता है कि किरण का आना, तरंग का आना, तरंग चाहे वो कैसी भी हो, जैसे मान लो प्रकाश तरंगे हैं या फिर ध्वनि तरंगे हैं, कोई भी, उनका आना और अवरोध से, किसी अवरोध से, किसी रुकावट से टकराकर मुड़ जाना ही क्या कहलाता है? विवर्तन। जैसे मान लो ये प्रकाश स्रोत है S, इससे लाइट निकल रही है, तरंगे निकल रही हैं, यहाँ पे कोई अवरोधक है, अवरोधक मतलब कोई दीवार टाइप है कुछ, तो ये क्या है? जानी तो ऐसे चाहिए, लेकिन इस अवरोधक, इस रुकावट की वजह से इस तरह से ये मुड़ जाती है। तो क्या होता है इससे कि प्रकाश का या फिर तरंगों का अवरोध से टकराकर मुड़ जाना ही विवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर एक कमरे में म्यूजिक चल रहा है तो दूसरे कमरे में उसकी आवाज आती है, क्योंकि इनका विवर्तन ध्वनि तरंगों का आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर एक कमरे में लाइट जल रही है और दरवाजा बंद है तो दूसरे कमरे में क्या लाइट पहुंच पाएगी? क्या नहीं पहुंच पाएगी, तो इसका विवर्तन कम हो पाता है। तो लिखेंगे इसकी डेफिनेशन विवर्तन की, जब प्रकाश किरणें किसी अपारदर्शी अवरोधक, अपारदर्शी क्यों? जैसे मैंने कहा दो कमरों के बीच में दीवार पारदर्शी नहीं है ना, अपारदर्शी वो अवरोधक। जब प्रकाश किरणें किसी अपारदर्शी अवरोधक, किसी, अब जनरली अपन लोग देखते हैं प्रकाश तरंगों के लिए, किसी अपारदर्शी अवरोधक के किनारों को स्पर्श करती हुई के किनारों को स्पर्श करती हुई जाती है तो इन तरंगों का अवरोधक के किनारों से मुड़ना, तो इन तरंगों का अवरोधक के किनारों से मुड़ना, तो इन तरंगों का अवरोधक के किनारों से मुड़ना ही बताया था। अवरोधक के किनारों से तरंगे मुड़ती हैं, मुड़ना ही विवर्तन कहलाता है। मुड़ना ही विवर्तन कहलाता है। अब देखिए विवर्तन किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो लिखेंगे तरंगों का विवर्तन निम्न 2 कारकों पर निर्भर करता है। तरंगों का विवर्तन निम्न
दो कारकों पर निर्भर करता है। किन कारकों पर? पहला तो ये निर्भर करता है जो भी प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर, लैम्ब्डा से दिखाते हैं। और दूसरा ये डिपेंड करता है अवरोधक के आकार पर, जो भी रुकावट है, जो भी अवरोधक है उसके आकार पर। इसे हम लोग दिखा देते हैं डी से। अवरोधक का आकार, जैसे ये मान लिया अवरोधक है, रुकावट है, ये दीवारें हैं, इसका ये आकार कितना छोटा है भाई, ये छिद्र इतना है कि और पास है कि ऐसे है, इस डी पर। तो किस किस पर डिपेंड कर रहा है ये? एक तो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के ऊपर और एक अवरोधक के आकार के ऊपर। लिखो इसको, फिर आगे समझाते हैं। नोट करो इसको पॉज करके एक बार। यहां ध्यान रखिएगा, विवर्तन की शर्त क्या होती है? विवर्तन तब संभव होता है जब आप जो प्रकाश काम में ले रहे हो उस प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लगभग किस कोटि की हो? अवरोधक के आकार की कोटि की हो। अगर इनमें से कोई भी कम ज्यादा हुआ तो विवर्तन की प्रक्रिया घटित नहीं होती है। तो विवर्तन के लिए शर्त होती है कि जो भी लाइट आ रही है, जो भी तरंगे आ रही हैं, उनकी तरंगदैर्ध्य को अवरोधक जो है उसकी कोटि का होना चाहिए। यानी अगर 10 की घात -10 मीटर तरंगदैर्ध्य की कोटि है तो लगभग 10 की घात -10 मीटर यानी इतना ही छोटा अवरोधक होना चाहिए, तभी विवर्तन की प्रक्रिया होगी। तो लिखेंगे आगे, आगे लिखेंगे, पैराग्राफ बदल के लिखना, चाहे तो ऐसे लिख लेना। विवर्तन के लिए आवश्यक है कि, जो मैंने बोला है ना भी वही लिखेंगे। विवर्तन के लिए आवश्यक है कि अवरोधक का आकार ब्रैकेट में स्मॉल डी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा की कोटि का होना चाहिए। यही बात मैंने बताई थी अभी कि d को लैम्ब्डा की कोटि का होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए, तभी क्या होगी? विवर्तन की घटना होगी। लिखो इसको, आगे लिखेंगे। देखिए, बताया था मैंने कि ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से हो जाता है। एक कमरे में अगर टेप रिकॉर्डर चालू है तो दूसरे कमरे तक आवाज जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो अवरोधक का आकार होता है और ध्वनि तरंगों की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो लगभग एक जैसी होती है, जबकि प्रकाश तरंगों में ऐसा नहीं होता है। तो लिखेंगे, ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से हो जाता है। ध्वनि तरंगों का
विवर्तन आसानी से हो जाता है क्योंकि ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से हो जाता है क्योंकि इनकी तरंगदैर्घ्य लगभग 1 मीटर कोटि की होती है, क्योंकि इनकी तरंगदैर्घ्य लगभग 1 मीटर कोटि की होती है। इसका मतलब समझिए कि ध्वनि तरंगों का आसानी से हो जाता है क्योंकि ध्वनि तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य लगभग 1 मीटर कोटि की होती है। और जनरल जो हम लोग काम में लेते हैं, जनरली में जो भी अवरोधक काम में लिए जाते हैं सामान्य रूप में, उनका जो आकार होता है या उनकी जो चौड़ाई होती है वो भी लगभग 1 मीटर होती है। जब दोनों समान कोटि के हो गए तो आसानी से हो जाएगा इनका विवर्तन। तो लिखेंगे और सामान्यतः अवरोधक का आकार भी और सामान्यतः अवरोधक का आकार भी इसी कोटि का होता है। तो इसीलिए इनका विवर्तन कैसे होता है? आसानी से हो जाता है। लेकिन लिख देंगे जबकि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होना आसान नहीं है। पैराग्राफ बदल के लिखना, जबकि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होना आसान नहीं है, आसान नहीं है क्योंकि इनकी तरंगदैर्घ्य लगभग क्योंकि इनकी तरंगदैर्घ्य लगभग 10⁻⁷ मीटर कोटि की होती है। 10⁻⁷ मीटर कोटि की होती है। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि देखो आप 1 सेंटीमीटर भी जब कहते हो ना तो भी वो इतना सा होता है, सही है। यानी 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 10⁻⁻2 मीटर। 10⁻⁻2 जब इतना होता है तो 10⁻⁷ मीटर तो कितना छोटा होगा, इससे भी छोटा और भी छोटा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बताया 10⁻⁻2 मीटर ही, 10⁻⁻2 ही जब इतना होता है तो 10⁻⁷ तो इतना छोटा। अब इतना छोटा सा छेद, उसकी तो हम लोग बात भी नहीं करेंगे। अवरोधक कम से कम 1 मीटर तो हो, थोड़ा तो बड़ा हो। तो अवरोधक जनरली हम लोग जो काम में लेते हैं ना वो 1 मीटर कोटि का होता है, तो उससे ध्वनि तरंगें निकल सकती हैं। ठीक है, तो एक बार नोट कर लो आप, अगर नहीं किया हो तो। मैं एक बार दोबारा से इसको लिख देती हूँ, गलती से मिटा दिया। अब अपन लिखेंगे कि विवर्तन के 2 प्रकार होते हैं। इसको पॉज करके लिख लिया होगा आपने ना।
लिखो, विवर्तन के दो प्रकार होते हैं। विवर्तन के दो प्रकार होते हैं। देखो, एक तो पहला है फ्रेनेल विवर्तन, और दूसरा है फ्रॉनहोफर विवर्तन। और शायद आपको याद भी हो, तो आपने 12th में थोड़ा बहुत तो पढ़ा भी हुआ है इसके बारे में। हाँ, बट डीप अब पढ़ लोगे, डेफिनेशन वगैरह 12th में पढ़ के आए हो। फ्रेनेल विवर्तन और दूसरा है फ्रॉनहोफर विवर्तन। देखिए क्या होता है, फ्रेनेल विवर्तन तो ऐसा विवर्तन होता है जिसमें प्रकाश स्रोत ये रहा, मान लिया द्वारक यानी जो भी रुकावट है वो ये रही, और पर्दा, ये जो द्वारक है ना, इस द्वारक से स्रोत भी एक परिमित दूरी पर हो। परिमित का मतलब जो दूरी मापी जा सके, इससे भी परिमित दूरी पर हो और इस पर्दे से भी क्या हो, परिमित दूरी पर हो। यानी द्वारक जो है उससे स्रोत भी और पर्दा भी दोनों ऐसी दूरियों पर हो जो दूरियां नापी जा सके। लेकिन फ्रॉनहोफर विवर्तन जो होता है उसमें हमें नहीं पता प्रकाश कहां से आ रहा है, यानी कि जो स्रोत है ना, प्रकाश स्रोत, वो कहीं अनंत पे रखा हुआ है, तो हमें नहीं पता कि प्रकाश किरणें कहां से आ रही हैं, यानी अपरिमित दूरी यानी अनंत। तो ये दो तरह के विवर्तन हो गए। फ्रेनेल में परिमित दूरी होती है, फ्रॉनहोफर में अपरिमित दूरी होती है। तो पहले फ्रेनेल के बारे में लिख लेते हैं, आपने नाम तो लिख लिए होंगे। अब पहला फ्रेनेल विवर्तन के बारे में लिखो। जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दा, जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दा अवरोधक तथा, अवरोधक बोल लो या द्वारक बोल दो, कुछ भी बोल दो, अवरोधक या द्वारक से परिमित दूरी पर स्थित हो। अवरोधक भी बोल सकते हो या द्वारक भी बोल सकते हो, अवरोधक या द्वारक, द्वारक से परिमित दूरी पर स्थित हूं। जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दा अवरोधक या द्वारक से परिमित दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार होने वाले विवर्तन को, तो इस प्रकार होने वाले विवर्तन को फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। इस प्रकार होने वाले विवर्तन को फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। इसमें लिखेंगे आगे, फ्रेनेल विवर्तन में जो तरंगाग्र होते हैं वो या तो गोलीय या बेलनाकार होते हैं। इस लाइन का मतलब समझिए, या चलो एक काम करती हूँ, पहले मैं डायग्राम बना लेती हूँ। डायग्राम बनाऊंगी तो ये लाइन तुमको ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, देखो ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, यहाँ पे बिंदुवत प्रकाश स्रोत जब ये रहा, तो बिंदुवत प्रकाश स्रोत से आपको पता हो कि गोलीय तरंगाग्र निकलता है, यानी इस तरह से ऐसे पूरा निकलेगा, पर हम इतना बना रहे हैं। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, द्वारक यानी रुकावट। ये क्या है, द्वारक, एक तरह से रुकावट। ठीक है, प्रकाश किरणें यहां से ऐसे सीधी जा रही थी, इस रुकावट से टकराई और यहां से थोड़ा सा मुड़ जाएगी, यानी कि प्रकाश किरण ऐसे गई यहां से और यहां से किनारों से इसके मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रकाश
स्रोत है वो कितनी दूरी पर है, परिमित दूरी पर, जिसे मापा जा सकता है। तो इसका क्लियर डायग्राम बनाती हूँ, देखिएगा जरा। और ये पता है इसमें बेलनाकार और गोलीय ही तरंगाग्र क्यों आएगा, क्योंकि हमने बनाया था कि जब बिंदुवत स्रोत था तो बेलनाकार, और ऐसा स्रोत था तो बिंदुवत स्रोत था तो गोलीय, सॉरी गलती से बोल दिया था, सॉरी, है ना। बिंदुवत था तब तो गोलीय, और जब स्लिट जैसा था तो बेलनाकार। लेकिन जब अनंत दूरी से आ रहा था तो समतल तरंगाग्र बनता था। हमें तो यहाँ पे परिमित दूरी से आ रहा है, इसीलिए गोलीय या फिर बेलनाकार। तो देखिए ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, ये तो क्या है हमारे पास, प्रकाश स्रोत। यहां से ये प्रकाश किरणें ऐसे जा रही है, यहां पे परिमित दूरी पर ही रखा हुआ है क्या, पर्दा, परिमित दूरी पर पर्दा। यहां पे कहीं द्वारक है, द्वारक मतलब वो जो भी अवरोधक रुकावट जो भी है, इस तरह से ये क्या है, द्वारक अवरोधक। ये इस तरह से यहाँ पे देखो ऐसे आ रही थी, अब देखो यहाँ पे भी तरंगाग्र पहुंचेगा, तरंगाग्र हो सकता है ऐसे जाए, पर ये देखो यहाँ किनारों पर आके मुड़ गया, देखो ये देखो इस तरह का घुमाव आया ना इसमें, किनारों से आके मुड़ जाना। प्रकाश किरण ऐसे गई, देखो इतने से हिस्से से गई थी, यहाँ आके वो पूरी कैसी हो गई, फैल गई, ठीक है। इन किनारों से इसका मुड़ जाना क्या कहलाता है, हमारा विवर्तन कहलाता है। ये प्रकाश स्रोत है, ये द्वारक है, ये पर्दा है, दोनों किस दूरी पर है, परिमित दूरी पर है। यहाँ पर ये जो W डैश से इसको दिखा रहे हैं, इस डॉटेड लाइन को, ये जो डॉटेड लाइन है ये दिखाती है किसको, गोलीय तरंगाग्र को। ये क्या है, गोलीय तरंगाग्र, समझ रहे हो इसका मतलब, या इसका मतलब ये है क्या कि प्रकाश किरण, प्रकाश स्रोत, उससे गोलीय तरंगाग्र निकलेगा, इन अवरोधकों के किनारों पर आकर मुड़ जाना, इस प्रकाश का प्रसारित हो जाना, फैल जाना, किधर से, द्वारक के किनारों से, क्या कहलाता है, विवर्तन। यहाँ पे जो अवरोधक है या द्वारक है उससे ये भी एक दूरी पर है जो नापी जा सकती है, और पर्दा भी ऐसी दूरी पर है जो नापा जा सकता है, इसीलिए कैसा विवर्तन होगा, फ्रेनेल विवर्तन। और यहाँ पे कैसा तरंगाग्र होगा, गोलीय या बेलनाकार। तो लिख लेंगे फ्रेनेल विवर्तन में तरंगाग्र, फ्रेनेल विवर्तन में तरंगाग्र गोलीय या गोलीय तथा बेलनाकार होते हैं। फ्रेनेल विवर्तन में तरंगाग्र गोलीय तथा बेलनाकार होते हैं। इसमें एक लाइन और लिखना, इसमें लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता। बताओ यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में कहाँ लेंस का प्रयोग किया, नहीं किया। लेंस का प्रयोग क्यों करते हैं, किरणों को फोकसित करने के लिए। यहाँ पे तो फोकसन करना ही नहीं है, पर्दा है हमारे पास, तो क्या करेंगे, इसमें लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता। नोट करो, फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे फ्रॉनहोफर विवर्तन के बारे में। फ्रॉनहोफर विवर्तन, आज इनकी सारी डेफिनेशंस कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या कर लेंगे, इनके आगे जो डेरिवेशन स्टार्ट है वो, क्योंकि ये तो सिर्फ एक पहली क्लास तो एक तरह से बोलते हैं ना मीठी गोली, वो ही होती है कि भाई देखो कितना सिंपल है, अपन विवर्तन में बस ये चीजें पढ़ेंगे, लेकिन आगे जाके आपको पता चलता है कि डेरिवेशंस होते हैं। तो घबराना खैर उनमें भी नहीं है, करवा रहे हैं। तो लिखेंगे फ्रॉनहोफर विवर्तन, पहले इसको एक डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम बनाएंगे तो थ्योरी आराम से लिख पाएंगे।
ठीक है। फ्रॉनहोफर विवर्तन में बताया था कि स्रोत कहाँ है हमें पता ही नहीं। मान लिया प्रकाश किरणें ऐसे आ रही हैं, स्रोत कहाँ है हमें नहीं पता, और जब हमें पता है कोई चीज अनंत से आ रही होती है तो प्रकाश किरणें कैसी आती हैं, समांतर आती हैं। ये रही, यहां पे रखा हुआ है एक द्वारक, इस तरह से ऐसे द्वारक है जिसकी चौड़ाई ये रही, ये है द्वारक। समतल प्रकाश किरणें जब दूर से आ रही होती है तो कौन सा तरंगाग्र बनता है बताएंगे, समतल तरंगाग्र। तो ये क्या है, समतल तरंगाग्र, क्योंकि जब अनंत से आती है प्रकाश किरणें तो समतल तरंगाग्र बनता है। नाम क्या है इसका, WW डैश। प्रकाश किरणें यहां से टकराते ही क्या करेंगी, मुड़ जाएंगी। ये ऐसे मुड़ी, जस्ट ये ऐसे मुड़ी, ये इसी के पैरेलल ऐसे, ये इसी के समांतर ऐसे। अब ये प्रकाश किरणें ऐसे फैली फैली सी हो रही हैं, तो इसमें क्या किया जाता है, इनको फोकसित करने के लिए यहां पे एक लेंस काम में लिया जाता है। इस लेंस से क्या होता है, ये सारी किरणें एक बिंदु पर फोकसित हो जाती है, और ये बिंदु हम मतलब अगर हमें चाहिए कि हमें फ्रॉनहोफर विवर्तन का प्रतिरूप किसी पर्दे पर मिल जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक लेंस लगा देते हैं ताकि ये किरणें एक बिंदु पर केंद्रित हो सके। तो यानी इसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए वहां पे लिखवाया था कि वहां लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता। तो लिखेंगे इसमें, जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दा, अब देखो प्रकाश स्रोत पता नहीं कहाँ है, पर्दा दूरी नहीं बता सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं प्रकाश स्रोत कहाँ है। तो लिखेंगे जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दा जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दा द्वारक से अपरिमित दूरी पर, पर्दा द्वारक से अपरिमित दूरी पर, अपरिमित मतलब अनंत दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार होने वाले विवर्तन को, तो इस प्रकार होने वाले विवर्तन को फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। इसमें तरंगाग्र कैसा होता है, समतल, और लेंस का प्रयोग किया जाता है। पैराग्राफ बदल के लिख लेना, इस विवर्तन में उत्पन्न तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होते हैं। इस विवर्तन में उत्पन्न तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होते हैं तथा इसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है, तथा इसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, लेंस का प्रयोग किया जाता है। नोट करो इसको। तो आज की क्लास में हम लोगों ने विवर्तन के बारे में पढ़ लिया, विवर्तन की डेफिनेशन देख ली, विवर्तन किस पर निर्भर करता है वो देख लिया।
विवर्तन के प्रकार देख लिए, फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन। डिपेंड किस पर करते हैं कि स्रोत परिमित दूरी पर है या अपरिमित दूरी पर। फ्रेनेल जो है उसमें परिमित पर होता है, फ्राउनहोफर में अपरिमित पर होता है। फ्रेनेल में लेंस की कोई जरूरत नहीं होती, फ्राउनहोफर में लेंस की जरूरत होती है ताकि प्रकाश किरणों को पर्दे के किसी एक बिंदु पर फोकसित किया जा सके। अब नेक्स्ट क्लास में इसके भी जो भी डेरिवेशंस वगैरह होते हैं वो हम लोग करेंगे।